हेलो एवरीवन। तो पार्ट 8 देखेंगे। चैप्टर 4 चल रहा है। ये हमारा थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि इसमें जो है पार्ट्स थोड़े ज़्यादा ही आएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो पार्ट 8 में आज हम थर्ड एंग्लो मराठा वार देखेंगे जो कि 1817 टू 19 में हुआ था, और देखेंगे कि जो मराठास थे ये इन्होंने कैसे मतलब ये लोस्ट कैसे हुए, ठीक है, बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ये हमारा चैप्टर चल ही रहा है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में। तो ये स्लाइड्स हमने पहले कवर कर ली हैं, तो जाके आप प्रीवियस भी देख सकते हैं लेक्चर्स। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ से ये थर्ड पॉइंट देखना है। तो इसका पहले वही वैसे ही देखेंगे जैसे हमने पहले जो है वो मराठा वॉर्स देखे हैं। तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वार में हेस्टिंग आ गया था। ठीक है, तो ये इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन लेके आया था ब्रिटिश पैरामाउंसी को एक इम्पोज करने के लिए। ठीक है, उस टाइम पे जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको चाइना से ट्रेड ख़त्म करना है एक्सेप्ट टी। ठीक है, तो अब चाइना से ट्रेड ख़त्म करने का क्या मतलब है कि कंपनी को और मार्केट चाहिए, उसको और नीड है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को और मार्केट्स की नीड है। ठीक है, उसके बाद जो पिंडारीज थे जिसके अंदर काफ़ी सारे कास्ट और क्लासेस आती थी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, मराठास के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिंडारीज की। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, मराठास के ऊपर। अब मराठास की जो पावर थी वो वीक होती जा रही थी, इसलिए पिंडारीज को जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता था, तो अनएम्प्लॉयड हो रहे थे ये। ठीक है, और दूसरी बात ये भी थी, जो पिंडारीज मराठास के अंडर जो काम करते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स जो है वो मराठास के ऊपर जो है कुछ वो भी इम्पोज करती थी, जैसे मनी वगैरह हो गया। तो पंडारीज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्लंडरिंग करना, लूटपाट करनी स्टार्ट कर दी नेबरिंग टेरिटरीज को। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कंपनी को भी लूटना शुरू कर दिया। तो कंपनी क्या करती थी, चार्ज करती थी मराठास को, क्योंकि पिंडारीज को उन्होंने शेल्टर दे रखी थी। अब कुछ पिंडारीज लीडर्स का भी नाम सामने आता है, जैसे कि आपके पास हो गया आमिर खान, ठीक है, करीम खान। तो इन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। एंड चित्तू खान जो है उसका भी नाम आता है। तो ये जो था ये जंगल में भागा था, तो इन दोनों ने सरेंडर कर दिया। चित्तू खान जो था वो वहाँ से जंगलों में भाग गया। तो अगर पिंडारीज में से ऐसे फॉलोइंग करके पूछ सकते हैं, बताइए इनमें से कौन सा पिंडारी नहीं था उन टाइम पे, तो इन तीनों का आपको नाम इसमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ पैसीन होती है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था, तो वो किस चीज़ का काम करती है कि ट्रीटी किसके साथ थी, वो पेशवास के साथ थी। ठीक है, उसके बाद इस ये जो बासीन की ट्रीटी होती है, ये एक तरह से मराठा लीडर्स को वाउंड कर देती है एंड द ट्रीटी एज एन एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो उन्हें ये लगने लग जाता है कि हमें अब इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, मतलब एक तरह से वो हार ही जाते हैं, तो उनको यही लगेगा। ठीक है, उसके बाद अभी इसमें हम देखेंगे कोर्स ऑफ वॉर में क्या होता है, तो इसको रब कर देती हूँ मैं। एंड अभी यही चल रहा है हमारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोर्स ऑफ वॉर की। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो था उन्होंने एक्शन लिया किसके अगेंस्ट में, पिंडारीज, क्योंकि उस टाइम पे दो चीज़ों, आप भी थर्ड मराठा वॉर पे आपको दो तीन चीज़ों के बारे में ही याद रखना है। तो लॉर्ड हेस्टिंग आ गए थे और दूसरा आपके पास पिंडारीज, इनके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आते हैं, ट्रांस एग्रेशन दिखाते हैं ताकि इनकी जो सॉवरनिटी है वो डिक्लाइन हो जाए। एंड दे सर्व टू वंस अगेन यूनाइट द मराठास कॉन्फिडेंसी, लेकिन वो एक फिर से उठ के सामने खड़े होते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और नाम आता है बाजी राव टू, जिन्होंने एंड तक जो है वो मतलब कि मराठास को इकट्ठा किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है वो लड़ा। ठीक है, द पेशवास अटैक द ब्रिटिश रेजिडेंसी एट पूना। अब जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे मराठास, तो
तो मराठास ने ब्रिटिशर्स को पूना में घेर लिया, ठीक है, उनकी रेजिडेंसी के ऊपर अटैक किया, जिसमें आपा साहिब ऑफ नागपुर ने जो है नागपुर की रेजिडेंसी पर अटैक किया एंड होलकर ने भी वॉर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन आगे जाके मराठास जो है वो लोस्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑल दोज एलिमेंट्स जो चाहिए होते हैं एक वॉर के लिए वो इनमें नहीं उभर के अब सामने आ पाते, क्योंकि इनकी ग्रोथ में काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है, पावर में काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है। तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस ऐसी नहीं रही मराठास की कि अब वो अच्छे से लड़ सके, एंड वो एक तरह से कंफ्यूज्ड एंड इनएफिशिएंट भी थे उस टाइम पे। एंड जब जसवंत राव होलकर की, तुलसी बाई की, इन सब की मृत्यु हो जाती है तो इनको बिल्कुल ही ऐसा लगने लग जाता है कि अब हमारे बस का ये काम नहीं है। उसके बाद ये जो तुलसी बाई थी ये होलकर्स की फेवरेट मिस्ट्रेस थी पुणे के अंदर, एंड ये काफ़ी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट वूमेन थी, लेकिन ये एडमिनिस्टर नहीं कर पा रही थी अपनी स्टेट को प्रॉपरली, एंड शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अनवर्दी मैन जो इनको धोखा देते हैं। उनमें आपका वही एक पिंडारी जिसका नाम मैंने आपको बताया था, एक तो होता है आमिर खान एंड एक उसके साथ है बलराम सेठ। इन दोनों का नाम आता है कि इन दोनों ने धोखा दिया उसको, इसीलिए वो स्टेट को अच्छी तरह से एडमिनिस्टर नहीं कर पाई, ठीक है। और जो भोसले थे, ठीक है, भोसले जो थे वो नागपुर में, सिंधिया जो थे वो ग्वालियर में, ये वीक पड़ गए, ठीक है। इस वजह से भी मराठास जो है वो वीक हो गए थे। सो जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने जब वो वीक हो गए तो उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से उनके ऊपर अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर, पेशवा के ऊपर, और एक तरह से पेशवा की जो अथॉरिटी थी वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। एंड रिजल्ट में क्या आएगा कि जो पेशवा था वो डिफीट हो गया, कहाँ पर, खिड़की के अंदर। भोसले कहाँ पर डिफीट हो गए, सीता बदली, एंड होलकर कहाँ पे डिफीट हो गए, एट द माहिदपुर, ठीक है। तो ये तीन नाम भी आपको याद रखने हैं, पेशवा खिड़की में, ठीक है, और आपके भोसले जो थे वो सीताबाई में, एंड होलकर जो थे वो माहिदपुर में डिफीट हो जाते हैं। एंड इसके बाद जब डिफीट हो जाते हैं तो इसके बाद 3 ट्रीटी सामने आती हैं। एक आपकी होती है 1817 की, दूसरी भी 1817 की, पर ये मंथ होता है आपका जून का, ये आपका होता है नवंबर का, एंड एक होता है जनवरी 1818। तो ये तीन ट्रीटी कब कब होती है, ये ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पूना पेशवा के साथ, ये ट्रीटी होती है ग्वालियर में, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सिंधिया के साथ, एंड 1818 वाली होती है ट्रीटी ऑफ द मनसादुर, ठीक है। तो ये होती है आपकी होलकर के साथ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ट्रीटी किसके साथ हुई। तो ट्रीटी ऑफ पूना जो थी वो पेशवा के साथ, ग्वालियर वाली ट्रीटी तो थी जो वो सिंधिया के साथ, ठीक है, एंड मनसबदुर वाली जो ट्रीटी थी वो आपकी होलकर के साथ। अब जून 1818 में क्या होता है, पेशवा जो फाइनली सरेंडर कर देता है कि अब उसके बस का नहीं है लड़ाई वगैरह करना, एंड पेशवा जो शिप जो होती है वो एबॉलिश हो जाती है। तो जून 1888 में क्या हुआ कि जो आपकी पेशवा शिप थी वो एबॉलिश हो गई, ठीक है। उसके बाद प्रताप सिंह जो थे, जो शिवाजी के डिसेंडेंट थे, उनको एक छोटे से एरिया का रूलर बना दिया जाता है, सतारा का, फॉर्म्ड आउट ऑफ द पेशवास डोमिनेशंस, ठीक है। और वो जो पेशवा बाजीराव होता है ना वो भी ब्रिटिश का रिटेनर बन जाता है एट द बिथूर एंड नियर द कानपुर, यूपी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म हो जाता है। तो इसको एक बार रिवाइंड करके भी दोबारा से सुन लीजिएगा अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी आपको समझने में हो रही है तो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वाई मराठा जो थे वो लोस्ट कैसे हो गए थे उनका। तो ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला आता है इनेप्ट लीडरशिप। तो अयोग्य लीडरशिप के कारण ये लोस्ट हुए थे। कैसे, जो मराठा स्टेट थी वो एक तरह से डेस्पोटिक थी इन करेक्टर, ठीक है, और जो पर्सनैलिटी एंड करेक्टर ऑफ द हेड होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि वो अफेयर्स ऑफ द स्टेट को बियर नहीं कर पाते। बट अनफॉर्चुनेटली
क्या होता है, मराठास लीडर जैसे कि बाद में आपके पास पेशवा बाजीराव टू, दौलत राव सिंधिया, जसवंत होलकर, ये एक तरह से सेल्फिश लीडर थे, ये सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे थे। देखो जो स्टार्टिंग में मराठास उभर के सामने आते हैं ना, वो अलग ही होते हैं, ठीक है, उनका अलग ही रुतबा होता है, पावर होती है। लाहौर में वो ये सोचते हैं कि अगर हमने नॉर्थ में कब्जा कर लिया तो हम पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेंगे, मतलब पावर अपनी बिछा देंगे। लेकिन जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है तब वो थोड़े डिक्लाइन हो जाते हैं, लेकिन जब वो साउथ में दोबारा जाते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से फिर से उभर के सामने आते हैं। लेकिन आगे जाके जब सेल्फिश लीडर हो जाएंगे, जैसे कि इन तीनों का मैंने नाम बताया आपको, बाजीराव टू हो गया, दौलत राव सिंधिया हो गया, जसवंत राव होलकर हो गए, तो ये वर्थलेस थे एक तरीके से, मराठास के लिए अच्छे साबित नहीं हुए, इसलिए भी इनको इंटेक्ट लीडरशिप में घोषित किया जाता है। एंड दे वर नो मैच फॉर द इंग्लिश ऑफिसर्स। इंग्लिश ऑफिसर में किनका नाम सामने आता है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आपके पास एलिवस्टोन, ठीक है, जॉन मेलकॉम, ठीक है, आर्थर वेलेस्ली जो कि लॉर्ड वेलेस्ली का भाई था। तो इन तीनों का नाम अच्छे लीडर्स में ब्रिटिशर्स की तरफ से सामने आता है। वहीं इन तीनों का जो है वो सेल्फिश एंड वर्थलेस लीडर में मराठास में सामने आता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है डिफेक्टिव नेचर ऑफ द मराठा स्टेट। तो इसमें क्या था कि जो कोहेशन ऑफ द पीपल था इन द मराठा स्टेट वो ऑर्गेनिक नहीं था, मतलब आर्टिफिशियल एंड एक्सीडेंटली ही वो बनाया गया था, एंड इसलिए प्रिकाशियस भी उसको बोला जाता है। एंड देयर वर नो एफर्ट राइट फ्रॉम द डेज ऑफ द शिवाजीज कि एक वेल थॉट सामने निकल के आए, कॉम्युनल इम्प्रूवमेंट हो और एजुकेशन का स्प्रेड हो ताकि यूनिफिकेशन किया जा सके लोगों के साथ। एंड राइज ऑफ द मराठा स्टेट वॉज बेस्ड ऑन द रिलीजियो नेशनल मूवमेंट। तो ये भी एक कारण था, क्योंकि ये ज़्यादा किस पे चलते थे, रिलीजियो, मतलब रिलीजन के बेस पे जो है ज़्यादा आगे बढ़ने वालों में से थे, ठीक है। दिस डिफेक्ट द मराठा स्टेट, ये मतलब किसी भी स्टेट के लिए सभी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो चीज़ों पर ही आप गौर करें। तो ये भी एक कारण बनता है कि वो मतलब एक अच्छे साबित नहीं होते एंड लॉस्ट कर जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। एंड यूरोपियन पावर जो होती है वो तो ऑर्गेनाइज्ड ही होती है एक तरीके से, वहीं मराठा जो थे वो बाद में इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है आपका लूज पॉलिटिकल सेटअप। तो इसको एक बार रब कर देती हूँ एंड हमारे पास थर्ड पॉइंट है। तो मराठा एम्पायर जो था वो वॉज अ लूज कॉन्फेडरेशन, किसके अंदर, छत्रपति शिवाजी के अंडर, एंड जो बाद में भी पेशवाज आते हैं उनके अंडर भी। तो जो पावरफुल चीफ्स थे, पावरफुल चीफ्स में किसका नाम आएगा, आपके पास गैडवार हो गए, होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, भोसले हो गए। तो इन्होंने सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनाए, किसके लिए, अपने लिए, देमसेल्व्स के लिए, एंड पेड लिप सर्विस टू द अथॉरिटी ऑफ द पेशवाज। वही बात सामने आ जाती है कि उन्होंने अपने अपने लिए ही, मतलब सेल्फिशनेस तो थी उनमें, ठीक है। कहने का मतलब कि यूनाइटेड नहीं थे वो, मतलब सारे इकट्ठे होके नहीं सोचते थे। एंड देयर एग्जिस्टेड द हॉस्टिलिटी बिटवीन द डिफरेंट कॉन्फिडेंसेस। एंड जो मराठा थी चीफ था, अगर ये एक के साथ है तो दूसरी तरफ अगर उसने अपना मतलब कुछ सेल्फिशनेस दिखानी अगर भरा चाहता है तो ये दूसरे राजा के साथ मिल जाता था। ये भी ऐसे, अगर ये किसी इनके साथ है, अगर उसको अपना फ़ायदा चाहिए तो इनके साथ मिल जाएगा। तो इनमें ये चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, यूनिटी नहीं थी, एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट की जो थी वो कमी थी, इसलिए जो है लूज पॉलिटिकल सेटअप के कारण भी ये लॉस्ट हो गए, एंड जो कि डेट्रीमेंटल साबित हुआ मराठा स्टेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मराठास के पास थे वो इंफीरियर जो वेपन्स थे वो थे, क्योंकि न्यू जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो ब्रिटिशर्स के पास थे वैसे इनके पास नहीं अवेलेबल थे। और जो ट्रेजरी थी इन द रैंक वाज इंस्ट्रूमेंटल इन वीकनिंग द मराठा फोर्सेस। अब पुराने तरीके के ये अगर इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे तो हारेंगे ही, क्योंकि उनके पास काफ़ी न्यू मॉडर्न टेक्निक्स वाली टेक्नोलॉजी थी किनके पास, ब्रिटिशर्स के पास। एंड आर्टरी गन्स वगैरह ये सब कुछ इनके पास पुराना ही था। तभी जो पूना गवर्नमेंट थी उन्होंने आर्टरी डिपार्टमेंट भी सेटअप किया था, ठीक है, आगे जाके इट हार्डली फंक्शन इफेक्टिवली, ठीक है, एंड पुणे में, ठीक है।
पुणे में किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पे ये सीधी सी बात है कि इनके पास अच्छे आर्म्स एंड एमिनेशंस नहीं थे। एंड नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारे पास आता है कि अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी थी। मराठास लीडरशिप फेल हो गई थी कि वो स्टेबल कर सके अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को, क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती है तो वैसे वैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी सुधारना चाहिए, वो ये नहीं कर पाए थे। एंड देयर वर नो इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी उस टाइम पे, एंड और फॉरेन ट्रेड भी नहीं ओपन हुआ था जिनको इनसे मतलब इनको कुछ फ़ायदा हो सके। एंड इकॉनमी ऑफ मराठा वॉज नॉट कंड्यूसिव टू स्टेबल द पॉलिटिकल सेटअप। ठीक है, तो इकोनॉमी भी उस टाइम पे इनकी अच्छी नहीं चल रही थी, एंड ट्रेड वगैरह भी इनका किसी के साथ कुछ भी लेना देना इनको नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, इसको रब कर देते हैं 1 मिनट। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पेनेज। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके डिप्लोमेटिक स्किल बहुत ही अच्छी थी, वो एलाइज बहुत अच्छे बना सकते थे, एनिमीज भी बनाने थे उनको भी जो है एक तरीके एलाइज बना के आइसोलेट कर देते थे अपने एनिमी को। एंड डिसयूनिटी थी वहीं पे दूसरी तरफ मराठा चीफ्स के अंदर, जैसे कि मैंने बताया यूनिटी थी नहीं। ठीक है, तो फिर वो ब्रिटिशर जहाँ पे ब्रिटिशर्स के इंग्लिशमैन की तरफ बहुत अच्छी यूनिटी थी, एंड वहाँ पे यहाँ पे तो डिसयूनिटी थी। ठीक है, तो ये आपस में तो इजीली लड़ सकते हैं क्योंकि ये इजीली इन पे अटैक कर सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक सुप्रीमेसी का होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी के साथ लड़ रहे हैं तो अनलाइक मराठास इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एनिमी, अब मराठास को पता ही नहीं होता था कि हमारा एनिमी कौन है। ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर से एक दूसरे को काटते थे सारे। और वहीं पे जो ब्रिटिशर्स थे उनके काफ़ी ज़्यादा स्पाई सिस्टम उन्होंने लगा रखा था नॉलेज गैदर करने के लिए कि कहाँ पे इनके फोर्स बैठे हैं, दुश्मन बैठे हैं, एंड कहाँ पे इनके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कौन इनको सपोर्ट कर सकता है, कौन इनको नहीं सपोर्ट कर सकता। तो इसलिए डिप्लोमेसी स्किल जो थी वो ब्रिटिशर्स की ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू द मराठास, इसलिए मराठास जो है वो लॉस कर जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। तो इसमें क्या था कि जो इंग्लिश थे वो रेजुविनेट हो रहे थे बाय द फोर्सेज ऑफ द रेनेसांस हो रहा था यूरोप के अंदर, इमेंसिपेटिंग दैम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द चर्चेस को भी शैकल किया जा रहा था, वहाँ से भी उनको मुक्ति मिल रही थी, इसलिए इनका जो प्रोग्रेसिव आउटलुक भारत में बढ़ रहा था। एंड दे वर डिवोटिंग देयर द एनर्जीज टू द साइंटिफिक इन्वेंशंस, एक्सटेंसिव ओशियन वॉयजेस, सारे समुंदर का ये जो यूरोपियंस थे वो चक्कर लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, कॉलोनीज डेवलप करनी स्टार्ट कर दी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, और इनके ये जो है अपनी स्किल का यूज़ करने लग गए, इंटेलेक्चुअल जो इनकी इंटेलेक्चुअलिटी थी उसको यूज़ किया करते थे। वही जो इंडियंस थे वो क्या करते थे, जो इनके ओल्ड डोगमाज एंड नोशन बनाए हुए थे उसी पे चलते रहते थे। तो ये भी एक तरह से मतलब जो बैकवर्ड नेस थी वो इनमें अभी दिख रही थी। एंड वहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो एक मॉडर्न आउटलुक लेके चल रहे थे। जो मराठा लीडर्स थे पेड वेरी लिटिल अटेंशन, जो कि स्टेट में मैटर्स चल रहे होते थे उनमें भी कुछ ध्यान नहीं देते थे ये। ठीक है, एंड इंसिस्टेंस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन द डोमिनेंस ऑफ द प्रिस्टिक क्लास मेड द यूनियन ऑफ एम्पायर इम्पॉसिबल। इसलिए ये अपना जो है एक एम्पायर एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, ना नॉर्थ में कर पाए ना साउथ में कर पाए। एंड इन द एंड कंक्लूजन क्या निकलता है कि इंग्लिश अटैक कर देते हैं डिवाइडेड हाउस, जो कि क्रम्बल हो जाता है पहले ही पुष्प के अंदर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मराठा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंक्वेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।